हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं एम के शबीर आप सबका खैर मकदम करता हूं और हाजिर खिदमत हूं जेटेट उर्दू की एक और नई वीडियो के साथ। हम लोग फ्रेंड्स आज जो डिस्कस करेंगे सर सैयद अहमद ख़ान साहब पर, और इससे रिलेटेड हम लोग कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे और गुज़रा हुआ ज़माना जो सर सैयद अहमद ख़ान साहब का की तसनीफ़ है उसका भी खुलासा देखेंगे। और साथ ही हम लोग इस वीडियो में जो कवर करने जा रहे हैं अहम जो इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं सर सैयद अहमद ख़ान साहब की तसनीफ़ हैं, उन तसनीफ़ात को भी हम लोग गौर व फिक्र करेंगे, उनका भी ज़िक्र होगा। फ्रेंड्स एक बात और बता दूं कि झारखंड बोर्ड का जो क्लास 9th का निसाब है उसमें शामिल निसाब है ये सर सैयद अहमद ख़ान साहब और गुज़रा हुआ ज़माना। और साथ ही आप झारखंड बोर्ड से लेके ग्रेजुएशन पीजी तक के सिलेबस में देखें तो हर जगह आपको सर सैयद अहमद ख़ान साहब का टॉपिक मिल जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है 1 to 5 के लिए भी और 6 to 8 के लिए भी। चलिए बिना किसी ताख़ीर के हम लोग आते हैं पॉइंट्स पर। तो सर सैयद अहमद ख़ान की सबसे पहले पैदाइश कब हुई? पैदाइश हुई 17 अक्टूबर 1817 ईस्वी सन में। कब? 17 अक्टूबर 1817 ईस्वी सन में। कहाँ? दिल्ली में। कहाँ हुई पैदाइश? दिल्ली में पैदाइश हुई। नेक्स्ट अगर इनके इंतकाल की बात करें तो 28 मार्च 1898 ईस्वी सन में। कहाँ पर हुई? कहाँ पर हुआ इंतकाल इसका? अलीगढ़ में। कहाँ पर इसका इंतकाल हुआ? अलीगढ़ में। सर सैयद के दादा सैयद हादी थे। दादा का नाम क्या था? यहाँ भी एक अहम पॉइंट है कि सर सैयद के दादा का नाम क्या था? तो सैयद हादी। क्या नाम था? सैयद हादी। उनको बादशाह आलमगीर सानी ने 1755 ईस्वी सन में जवाद अली खां का खिताब दिया था। किसने? बादशाह आलमगीर सानी ने 1755 ईस्वी सन में। शाह आलम ने, उनके बाद जो बादशाह हुए शाह आलम ने उस खिताब में जवादुद्दौला का इजाफ़ा किया, मतलब जवादुद्दौला का खिताब भी मिला। इनके वालिद मीर मुतक्की, इनके वालिद का क्या नाम था? मीर मुतक्की। आखिरी मुग़ल बादशाह उनको भाई मुतक्की भी कहते थे। सर सैयद के वालिद का नाम अजीज़ुन निसा बेगम, वालदा का नाम अजीज़ुन निसा बेगम था। उनकी वालदा माँ का नाम क्या था? अजीज़ुन निसा बेगम। उनका ननिहाल ख्वाजा मीर दर्द के ख़ानदान से था। उनका ननिहाल कहाँ था? ख्वाजा मीर दर्द के ख़ानदान। ख्वाजा मीर दर्द जो बड़े शायर हैं उर्दू के, उनके नाना दबीरुद्दौला अमीनुल मुल्क ख्वाजा फरीदुद्दीन अहमद खां थे। फ्रेंड्स अगर सर सैयद अहमद खां के हालात ज़िंदगी पर आगे गौर करते हैं तो हम पाते हैं कि 21-22 बरस की उम्र में ईस्ट इंडिया कंपनी में मुलाजमत इख्तियार कर लिया और सरिस्तादारी से शुरुआत करके सदर अमीन के ओहदे तक पहुँचे। सर सैयद के खालू मौलवी खलीलुल्लाह दिल्ली में सदर अमीन थे। उन्होंने अपनी कचहरी में सर सैयद को सरिस्तादार मुकर्रर किया और फिर वो 1839 ईस्वी सन में कमिश्नरी आगरा के दफ्तर में नाइब मुंशी हुए। तो फ्रेंड्स ये आपका उसी दौर के जो उन्होंने जॉब का ये पूरा इसका ये दिया हुआ है जो इम्पोर्टेंट है, हम लोग वहाँ आते हैं। हाँ, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि 1857 ईस्वी सन में जब गदर जो है शुरू हुई तो सर सैयद अहमद खां बिजनौर में थे। कहाँ पर थे? बिजनौर में थे। गदर में अंग्रेज़ों की जो है एक तरह से सपोर्ट किया, उन्होंने उसकी मुखालफत नहीं की। और आगे देखिए 1858 ईस्वी सन में सदर होकर सैयद अहमद खां मुरादाबाद आ गए। ये उनके जॉब से मुतल्लिक ही है, तो इसको हम लोग ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। सर सैयद को शाही खिताब, यहाँ पर जो है इम्पोर्टेंट पार्ट है कि सर सैयद को शाही खिताब जवादुद्दौला आरिफ जंग अता हुआ। शाही खिताब मिला। क्या? जवादुद्दौला आरिफ जंग। गवर्नमेंट ने 1870 ईस्वी सन में CSI, फिर 1888 ईस्वी सन में KCSI का खिताब दिया और सर सैयद को सर का खिताब मिला 1878 ईस्वी सन में। कब? 1878 ईस्वी सन में। 1878 में सर का खिताब दिया, हुकूमत से मिला। किससे मिला? हुकूमत से। 1889 ईस्वी सन में एडिनब्रा यूनिवर्सिटी ने LLD की डिग्री दी और 1878 ईस्वी सन में वाइस राय के लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर बने। 4 बरस तक इस ओहदे पर रहे और 1882 ईस्वी सन में एजुकेशन कमीशन के मेंबर भी बने। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। एजुकेशन कमीशन के मेंबर कब बने? 1882 ईस्वी सन में। और 1887 ईस्वी सन में पब्लिक सर्विस कमीशन के भी मेंबर बने।
सर सैयद ने 1859 ईस्वी सन में मुरादाबाद में और यहाँ से जो है इसका जो तालीमी इदारे की क़याम की वो बात हुई। तो ये पार्ट इम्पॉर्टेंट है आप सबके लिए कि सर सैयद ने 1859 ईस्वी सन में मुरादाबाद में एक फ़ारसी मदरसा कायम किया। कब? 1859 ईस्वी सन में। 1862 ईस्वी सन में गाज़ीपुर में, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि कहाँ पर साइंटिफिक सोसाइटी का क़याम किया। तो अलीगढ़ आपको ऑप्शन में दे दिया जाता है और आप अलीगढ़ लगा के चले आते, तो नहीं, गाज़ीपुर में किया था। कहाँ पर? गाज़ीपुर में 1862 ईस्वी सन में क्या किया? साइंटिफिक सोसाइटी का क़याम किया। जब वो 1866 ईस्वी सन में अलीगढ़ आए तो इसका जो सोसाइटी का जो दफ्तर है वहीं मुंतकिल हो गया। कहाँ ले आया? अलीगढ़ ले आया। सर सैयद अहमद ख़ान ने 1864 ईस्वी सन में गाज़ीपुर से साइंटिफिक गज़ट निकाला। कहाँ से निकाला था साइंटिफिक गज़ट? ये भी याद रखिएगा, साइंटिफिक गज़ट किसका मैगज़ीन, किसका रिसाला है? तो सर सैयद अहमद ख़ान साहब का है। कब निकाला गया? 1864 ईस्वी सन में, 1864 ईस्वी सन में। और कहाँ से निकाला गया? गाज़ीपुर से। कहाँ से? गाज़ीपुर से। और इसी साल गाज़ीपुर में एक अंग्रेज़ी मदरसा हिंदू मुसलमान दोनों के लिए खोला कि सभी उसमें पढ़ सकें। सर सैयद ने इंग्लैंड से वापस आकर, इंग्लैंड गए सर सैयद अहमद ख़ान साहब 1869 ईस्वी सन में। कब गए? 1869 ईस्वी सन में। और अक्टूबर 1870 ईस्वी सन में जो है इंग्लैंड से वापस आए थे। तो वहाँ से आने के बाद जो है वापस आकर स्पेक्टेटर और टेटलर के तर्ज पर एक रिसाला तहज़ीबुल इखलाक जारी किया। क्या किया? तहज़ीबुल इखलाक। याद रखिएगा, ये इंग्लैंड से वापस आने के बाद, मतलब 1870 ईस्वी सन में, स्पेक्टेटर और टेटलर के तर्ज पर क्या? रिसाला तहज़ीबुल इखलाक। और फिर 1875 ईस्वी सन को 24 मई 1875 ईस्वी सन को सर सैयद ने अलीगढ़ में मदरसतुल उलूम की बुनियाद डाली। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मदरसतुल उलूम जो बाद में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के नाम से मशहूर हुआ, इसकी बुनियाद पड़ी थी 24 मई 1875 ईस्वी सन में। कहाँ पर? अलीगढ़ में। और 8 जनवरी 1877 ईस्वी सन को वायसराय लॉर्ड लिटन ने अलीगढ़ में मोहम्मडन इंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की संग बुनियाद रखी। यही कॉलेज 1920 ईस्वी में सन में, ये कॉलेज जो है मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ये 1920 ईस्वी सन में क्या बना? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। गुज़रा हुआ ज़माना का खुलासा, ये सर सैयद अहमद ख़ान साहब की तसनीफ़ है। सर सैयद ने ये इस्लाही मज़मून अफ़सानवी अंदाज़ में लिखा है। ये क्या है? मज़मून है। याद रखिएगा, ये मज़मून है, लेकिन अंदाज़ जो लिखने का है वो अफ़सानवी है। इसमें एक ऐसे बूढ़े शख्स का वाक़या बयान किया गया है जो उम्र के आखिरी दौर में एक ख्वाब देखता है कि वह अपने घर में अकेला है। रात डरावनी है और अंधेरी है, बिजली कड़क रही है और बड़े ज़ोर से आंधी चल रही है। वो बूढ़ा शख्स उस वक्त इंतहाई गमज़दा है। उसे इस बात का गम है कि वो उस वक्त बूढ़ा और अकेला है। इसका गम है कि उसे गुज़रा हुआ ज़माना याद आ रहा है जिसमें अपना कीमती वक्त ज़ाय किया है। मतलब उस बूढ़े शख्स को जो है इस बात का गम नहीं है कि वो बूढ़ा है और अकेला है, बल्कि गम क्या है? जो वक्त गुज़र गया है और वो कीमती वक्त जो ज़ाय हो गया, बर्बाद हो गया, उसका अफसोस आ रहा है। लड़कपन के बाद जवानी का ज़माना सामने आता है। उसका सुडौल जिस्म जोश और खुशी से भरी ज़िंदगी थी। उस वक्त माँ बाप उसे नेकी और अच्छाई की बातें बताते थे, लेकिन वह इनकी तरफ तवज्जो नहीं देता था और कहता था कि अभी ज़िंदगी बहुत बाकी है, आने वाले वक्त में ये अच्छे काम करेंगे। वक्त इसी तरह गुजरता गया और वह ऐसे काम ना कर सका जो इंसानों की भलाई और अच्छाई के लिए होते। उसने जो कुछ किया अपने लिए किया। इस बूढ़े को ये जानकर अफसोस हो रहा है कि सारा वक्त ये कहकर जाए क्या कि अभी वक्त है। ये बूढ़ा घबरा कर अपनी जगह से उठता है और खिड़की खोलकर बाहर देखता है तो उसे नज़र आता है कि आसमान साफ़ है, तारे निकल रहे हैं और अंधेरा अभी कुछ कम हो गया है। तभी उसे आसमान के बीच में एक रोशनी दिखाई दी और देखते देखते एक खूबसूरत दुल्हन उसके करीब आ गई। बूढ़े ने पूछा, तुम कौन हो? वह बोली, मैं हमेशा ज़िंदा रहने वाली नेकी हूँ। बूढ़े ने फिर सवाल किया कि तुम्हें किस तरह हासिल किया जा सकता है? वह एक बदवी की मिसाल देकर बताती है कि जो इंसान की भलाई और बेहतरी के लिए काम करे वह नेकियां कभी ज़ाय नहीं होती। तमाम इबादतें ज़िंदगी तक है, मौत इन सब को ख़त्म कर देती है। इंसान की भलाई और मुल्क व कौम की बेहतरी के लिए दिलो जान से कोशिश करनी चाहिए। इतना कहकर वो दुल्हन चली गई और बूढ़ा शख्स अपनी जगह वापस आकर बैठ गया और हसीन दुल्हन ने जो कुछ बताया था अपने कामों से उनका मुकाबला करने लगा। उसे अपना सारा गुजरा हुआ ज़माना याद आ गया।
कि उसने ऐसा कोई काम नहीं किया जो इंसान और मुल्क व कौम की भलाई के लिए होता। ये सोचकर उसने एक सर्द आ भरी और बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद उसे होश आया तो देखा कि उसकी माँ रोने और बेकरारी का सबब पूछती है। वो बूढ़ा, जो दरअसल एक लड़का था, उसने माँ को सब बातें बताई। माँ ने कहा, जैसा उस दुल्हन ने कहा है वैसा ही करना, ऐसा ना हो कि बूढ़े होकर उस बूढ़े की तरह पछताना पड़े। जैसा ख्वाब में देखा था। लड़का पलंग से कूद पड़ा और खुशी से पुकारा, यही मेरी ज़िंदगी का पहला दिन है। जैसा उस दुल्हन ने कहा, अब मैं वैसा करूँगा और खुदा तू मेरी मदद कर, आमीन। तो फ्रेंड्स, ये था सर सैयद अहमद ख़ान साहब का मज़मून, जिसे अफ़सानवी अंदाज में लिखा है, गुज़रा हुआ ज़माना। तो गुज़रा हुआ ज़माना का ये खुलासा था और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इसको भी आप देख लें। और अब साथ में देखते हैं कि तसानीफ़ कौन कौन से सर सैयद अहमद ख़ान साहब की जो अहम तसानीफ़ है उस पर फोकस डालते हैं। सर सैयद अहमद ख़ान की मशहूर तसानीफ़ में से असारुल सनादीद, असबाब बगावत हिंद 1857 ईस्वी की, ये जो आप देख रहे हैं असबाब बगावत हिंद, ये 1857 ईस्वी के बारे में, जो 1857 में पहली जंग आज़ादी लड़ी गई, तो उसका क्या सबब रहा उस चीज़ पे लिखी गई है। असारुल सनादीद, असबाब बगावत हिंद, हकीकुल सहर, मुकालात सर सैयद, मुसाफिरान लंदन, कौमी मातम, सीरत फरीदिया और तारीख़ अरब और तफसीरुल कुरान काबिल ज़िक्र है। तो ये फ्रेंड्स याद रखेंगे, इसको एक बार और देख लीजिए। सर सैयद अहमद ख़ान साहब की मशहूर तसानीफ़ असारिल सनादीद और असबाब बगावत हिंद, हकीकुल सहर, मुकालात सर सैयद, मुसाफिरान लंदन, कौमी मातम, सीरत फरीदिया, तारीख़ अरब और तफसीरुल कुरान काबिल ज़िक्र है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो। इंशाअल्लाह ताला फिर नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर खिदमत रहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।